हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के सीडीपी की प्रैक्टिस सेट का ये 7वां सेशन है। तो आज 7वां सेशन है। इसके बाद 3 सेशन हम लोग और प्रैक्टिस सेट का करेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें सभी टॉपिक, चाहे वो बाल विकास का हो, चाहे शिक्षण अधिगम का हो, सबको एकदम सरल भाषा में, एकदम सरल तरीके से, फ़ोटो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाते हुए एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे सरल से सरल भाषा में चीज़ों को आपको समझाएं। और बाल विकास हो चाहे शिक्षण शास्त्र हो, आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आप बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? इसमें से कौन सा प्रश्न है जो थिंकिंग जो होती है, चिंतन होता है, उसकी एक डीप थिंकिंग के बारे में बता रहा है, यानी चिंतन की गहन शैली को प्रोत्साहित करता है। आधा प्रतिलोम क्या होता है? आधा का प्रतिलोम यानी 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है? इसमें कोई डीप थिंकिंग की बात नहीं होती है। न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? इसमें भी कोई डीप थिंकिंग की बात नहीं है। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? जितना दूध पूरा चाय बनाने के लिए उसका आधा चाहिए। इसमें भी कोई डीप थिंकिंग की बात नहीं है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, योग और घटाव का प्रतिलोम होता है, कहने का तात्पर्य क्या है? इसके बारे में बच्चे को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि योग किस लिए, योग प्रतिलोम यानी कि योग और घटाव दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। यहाँ पे डीप थिंकिंग की बात होती है, यानी गहन चिंतन की बात होती है। ये डीप थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न, अधिगम क्या है? यानी कि लर्निंग क्या है, सीखना क्या है? जो कुछ हम जानते हैं वह सब कुछ अधिगम है, ऐसी बात नहीं है। सीखना वो चीज़ होता है जब हम कोई नया चीज़ सीखते हैं और हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से आ जाता है, वो होता है अधिगम। यानी कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल तुलनात्मक रूप से स्थायी प्रभाव, बिल्कुल यही इसका सही उत्तर होगा। व्यक्ति के व्यवहार में उसके ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक रूप से, यानी पहले कुछ और था, अब उसमें परिवर्तन हुआ है, जो स्थायी प्रभाव है उसका, वही अधिगम होता है। इसका यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होता है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। उसमें से पहला है पूर्व परंपरागत, जो होता है 7 से लेकर 10 वर्ष की आयु तक के बालकों का। दूसरा है परंपरागत, जो होता है 10 से लेकर 13 आयु वर्ग के बच्चों का। और पश्च परंपरागत होता है 13 से लेकर उसके ऊपर तक के जितने भी आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनका। तो जो पुरस्कार और दंड जिसके द्वारा नियंत्रित होता है बालक का व्यवहार, वो होता है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत यानी जो 7 से 10 साल के बच्चा होगा, इससे आपको कोई कार्य कराना है, आप उससे कहेंगे कि जाओ बेटा ये कार्य करके आओ, मैं तुम्हें इसके लिए चॉकलेट दूंगा, वो तुरंत जाएगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, वो जाके काम करके आएगा। या तो फिर आप दूसरा दंड का रूप अपना सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं आपको ये दंड दूंगा। तो ये पूर्व परंपरागत की बात होती है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके 3 स्तर हैं और कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सबसे जो ड्रॉबैक है इसका, जो वो ये है कि इन्होंने केवल बालकों पर अध्ययन किया है, बालिकाओं पर नहीं। इसके लिए इनकी निंदा हुई थी। अगला प्रश्न, बालक की विवेचना यानी जो उसकी तर्क करने की क्षमता होती है, वो तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान यानी कि अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि तर्क पर। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का यह अवस्था क्या कहलाती है? मतलब इसमें से वो कौन सी अवस्था है जिसमें जो बालक की विवेचना है यानी जो तर्क है वो तार्किक नहीं होता है, बल्कि केवल उसके बोध यानी जो उसे ज्ञान दिया जाता है उसी पर आधारित होती है। तो ये अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे को जो कुछ भी बता दिया जाता है वह उसे स्वीकार कर लेता है, उस पर वो कोई तर्क नहीं करता है। जैसे उसके पास कोई खिलौना है, वो मान लीजिए हाथी का खिलौना है, तो बोलेगा मैं इस हाथी पे बैठ के मार्केट जाऊंगा। उसके अंदर तर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये कैसे चलेगा, ये सजीव है, उसके अंदर सजीव की भावना होती है। जबकि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, दोनों में तार्किक चिंतन होता है। अंतर इतना होता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चीज़ें जब उसके सामने होंगी उसके बारे में चिंतन करेगा, और औपचारिक संक्रियात्मक में जो चीज़ उसके सामने नहीं होगी उसके बारे में भी वो चिंतन कर सकता है। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए
निम्न में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? इसमें से कौन सा चरण है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है? व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना यह व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए होना चाहिए। व्यक्तिपरक अनुदेशन देना यह भी होना चाहिए। अगर कोई किसी बालक या किसी एक व्यक्ति को अनुदेशन की आवश्यकता है तो उसको देना चाहिए। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना यह व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? इसमें से कौन सा कथन है जो चिंतन यानी थिंकिंग के बारे में गलत है? चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती हैं। बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट होता है और जो व्यक्ति की भाषा होती है वो प्रयुक्त होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में सोचेगा तो वो अपनी जो उसकी मातृभाषा हो गई या फिर उसकी जो डेली की भाषा हो गई वो उसी भाषा में थिंकिंग करता है, सोचता है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रिया है। बिल्कुल, कोई भी इंफॉर्मेशन जब मिलती है, जैसे कंप्यूटर में होता है कि इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके बारे में मस्तिष्क में प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका आउटपुट होता है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। बिल्कुल, समुच्चय होता है, सेट होता है। यहाँ पे भाषा होगी। भाषा और चिंतन का कोई संबंध नहीं है, यह कथन गलत है। भाषा और चिंतन का सीधा संबंध होता है क्योंकि चिंतन व्यक्ति अपने ही भाषा में करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? इसमें से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है या फिर थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है 3 उसमें से नहीं है? बहुअनुक्रिया का नियम यह थॉर्नडाइक के मुख्य नियम नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के 3 प्रमुख नियमों में शामिल है। बहुअनुक्रिया का नियम इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हावर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि के सिद्धांत में नहीं दी गई है? हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कुल 9 प्रकार बताए थे कि 9 प्रकार की बुद्धि व्यक्ति के अंदर होती है। उसमें स्थानिक बुद्धि भी होती है, भाषाई बुद्धि भी होती है, तार्किक बुद्धि भी होती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि नहीं होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? इसमें से वो कौन सा सिचुएशन है जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं होता है, यानी उसमें उसका केंद्र बिंदु बालक नहीं होता है। समस्या आधारित, बालक को कोई समस्या दी जाती है तो स्वयं उसका समाधान करने का प्रयास करता है। शिक्षक केवल उसमें मार्गदर्शक या फिर सहायक की भूमिका निभाता है। अन्वेषण आधारित, बालक कोई चीज़ मतलब कि खोज कर अगर सीखेगा तो वो भी उसमें बालक सक्रिय रहेगा। यानी कि जिस गतिविधि में, जिस प्रकार के सीखने में अगर बालक की सीधे कोई भूमिका होती है, वो उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो कहा जाता है कि वो बाल केंद्रित शिक्षा है। निर्देशित अन्वेषण में इसमें शिक्षक निर्देशन देता है, जबकि स्वयं करके बालक सीखता है, खोज करके सीखता है। लेकिन प्रदर्शन में बालक सक्रिय नहीं होता है, इसमें केवल शिक्षक सक्रिय होता है। प्रदर्शन में कोई टॉपिक जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसके बारे में वो कोई भी चित्र दिखाएगा या फिर कोई भी टूल्स दिखाएगा, लेकिन बालक उसमें प्रयोग नहीं करेगा। प्रयोग जो है वो केवल टीचर ही करेगा, बालक इसमें भी इनएक्टिव रहता है। इसलिए प्रदर्शन विधि जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यानी इसमें से कौन सा वो प्रेरणा है, कौन सा वो मोटिवेशन है जो किसी के अंदर स्वयं से ना होकर बाहर से मिलती है। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक, होती है बाह्य। आंतरिक वह प्रेरणा होती है जिसमें बालक खुद से मोटिवेट होता है। कोई भी व्यक्ति है किसी लक्ष्य को पाने के लिए या फिर कोई कार्य करने के लिए खुद से मोटिवेट होता है, उसे किसी बाहर से किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो बाह्य प्रेरणा होती है वो बाहर के मोटिवेशन से निर्भर करती है, वो बाहर से प्राप्त होती है। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा आंतरिक प्रेरणा नहीं है। दुश्चिंता, ये व्यक्ति के अनुचित जो चिंता होती है वह होती है दुश्चिंता। उपलब्धि की आवश्यकता, यह व्यक्ति के व्यक्तिगत होती है यानी आंतरिक होती है। आकांक्षा स्तर, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई आकांक्षा स्तर होता ही है, वो किसी लक्ष्य तक प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को वहाँ तक ले जाना चाहता है। जबकि प्रशंसा जो है आंतरिक नहीं होती है। प्रशंसा एक बाहरी वातावरण का पुरस्कार होता है जो किसी अच्छे कार्य को करने पर उसे दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा प्रशंसा। प्रशंसा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी विलियम वुंट द्वारा लीजपिंग शहर में। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन है जो कॉन्टिन्यूअस और कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन में सही नहीं है?
विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। बिल्कुल सही बात है। इसमें विद्यार्थियों की सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। यह भी सही बात है कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है, यह गलत बात है। इसका यही सही उत्तर होगा। निदानात्मक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन का एक हिस्सा होता है। निदानात्मक मूल्यांकन से हम समझते हैं या फिर जानकारी प्राप्त करते हैं कि बालक के अंदर किस प्रकार की त्रुटि है, वो कहाँ पे गलती कर रहा है, उसके समझने में क्या समस्या आ रही है, और उस समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो इसका उत्तर होगा तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम व्यूह रचना या कौशल सृजनात्मकता के विषय में बाधा पहुँचाती है? इसमें से कौन सा कौशल है जो सृजनात्मकता में बाधा पहुंचाती है, सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, ये करना चाहिए। विद्यार्थी अगर वो गलत दिशा में भी सोच रहा है तो एक शिक्षक को चाहिए कि धीरे धीरे उसके त्रुटियों को सुधार करके उसको सही रास्ता पे लाए, ना कि अचानक से उसमें परिवर्तन करके। लचीलेपन का यही मतलब होता है कि बालक के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर न दिया जाए और सहज तरीके से धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाया जाए, उसके चिंतन में परिवर्तन करके। दूसरा, विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह भी सही बात है। जोखिम उठाने से तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि विद्यार्थी को गड्ढे में कूद जाने के लिए कह देना चाहिए। जोखिम उठाने का तात्पर्य है कुछ नया करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा बात, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी को अतिनियंत्रित करना चाहिए। यह गलत कथन है। विद्यार्थी को अगर आप अतिनियंत्रित कर देंगे या फिर उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में पुरस्कार एवं दंड के महत्व को नकार दिया था? यानी इसमें से कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पुरस्कार एवं दंड को कोई महत्व नहीं दिया था? इनका मानना था कि अगर किसी को भूख लगी है वो खुद भोजन प्राप्त करने के लिए जाएगा, उसे बाहर से किसी पुरस्कार या फिर दंड की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है तो वो नौकरी पाने के लिए तमाम प्रयास करेगा, बाहर से उसे पुरस्कार या फिर दंड की आवश्यकता नहीं होती है। वह उसकी मजबूरी है कि वह उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश स्वयं करेगा। तो ऐसा मानना था आशु बेल का। ये विचार रखा है आशु बेल का। अगला प्रश्न, व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा था किसी की व्यक्ति में जो अंतर्निहित उसकी पूर्णता होती है, अगर उसकी अभिव्यक्ति करने का विकास उसमें हो जाए तो वही उसका शिक्षा होती है। मतलब शिक्षा का जो कार्य होता है, व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित उसकी क्षमता होती है उसका सर्वांगीण विकास हो जाए। महात्मा गांधी का भी कथन है कि व्यक्ति के शरीर मन आत्मा में निहित अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। यानी कि शरीर मन और आत्मा जब शब्द आ जाए तो महात्मा गांधी हो जाएंगे वहाँ पे। अगला प्रश्न, लैंग्वेज एंड थॉट भाषा और विचार पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे दो पुस्तकें आती हैं, एक है लैंग्वेज एंड थॉट और एक है थॉट एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड थॉट तो है वाइगोत्स्की का, लेकिन थॉट एंड लैंग्वेज आएगा वो पियाजे का हो जाएगा। वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक जो कुछ भी सीखता है या फिर जो सोचता है उसके अंदर पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। ऐसा मानना था वाइगोत्स्की का। जबकि पियाजे इसके विपरीत थे। उनका मानना था कि बालक के अंदर या फिर व्यक्ति के अंदर पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक सवाल है, यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। अगला प्रश्न, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आइए देखते हैं बहु अनुक्रिया का मतलब क्या होता है। जैसे बालक के सामने कोई भी समस्या रखी जाती है तो बालक उससे जुड़े हुए कई सारे प्रयास करता रहता है, उस समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास करता रहता है, लेकिन वो बार बार असफल होता है। और एक अनुक्रिया ऐसी होगी जिसमें वो उस समस्या का समाधान करने में सफल हो जाएगा। तो इसका मतलब, इसके कहने का सिद्धांत का मतलब यही है कि बहु अनुक्रिया यानी कि बहुत सारे अनुक्रिया के पश्चात एक सही अनुक्रिया द्वारा बालक चीज़ों को सीख जाता है या फिर अपने समस्या का समाधान कर लेता है। जो अनुक्रिया जिसके द्वारा वो समस्या का समाधान कर लेता है उसका वो दोहराव करता है, उसका अभ्यास करता है और उसको अस्थायी बना लेता है। तो यह सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौण नियम दिए थे, उसमें से एक नियम यह भी है बहुअनुक्रिया का नियम या फिर बहुअनुक्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के अंदर भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है? यानी कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बताए थे नोआम चामस्की भाषा विचार से संबंधित है। इन्होंने बताया था कि एक बच्चे के अंदर LAD होता है यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है,
जिसके द्वारा वो जिस भी समाज में रहता है बच्चा उस भाषा को सीख लेता है। जैसे कोई बच्चा ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ कोई भी इंग्लिश बोलना नहीं जानता है, लेकिन पैदा होने के बाद अगर उसे किसी ऐसे परिवार में रख दिया जाए जहाँ सभी लोग इंग्लिश बोलते हो, तो वह बच्चा जन्म से ही वो इंग्लिश बोलना प्रारंभ कर देगा। तो ऐसा इसे केवल इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के अंदर यह लेडी होता है, यानी कि उसके अंदर भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। बड़ा होने के बाद ये क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए कोई छोटा बालक होता है, अगर उसे भाषा सीखना हो कोई भी दूसरी भाषा, वो आसानी से सीख सकता है, लेकिन बड़े होने के बाद दूसरी भाषा को सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में कौन सा सार्थक तथ्य है? इसमें कौन सा तथ्य है जो विकास यानी डेवलपमेंट के संदर्भ में सार्थक है? विकास का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, यह गलत बात है। विकास का पूर्वानुमान किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, यानी कि एक बालक को क्या बनना होता है बचपन में ही उसका पता चल जाता है। जैसे वाटसन ने कहा था कि एक बालक को जो बनना होता है वो 5-6 वर्ष तक बन जाता है। अगला कथन है, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, यह भी गलत कथन है। सभी व्यक्ति एक क्रम में तो विकास करते हैं, लेकिन समान गति से यानी समान दर से विकास करते हैं, यह गलत कथन है। दर समान नहीं हो सकती, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सभी के सीखने का दर समान नहीं होता है। कोई 1.5 वर्ष में बोलना सीख जाता है कोई बच्चा 2 वर्ष में, कोई 2.5 वर्ष में, तो ये समान नहीं होता है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण का परिणाम है, यह कथन सही है और यह सार्थक कथन है कि विकास जो होता है उसकी आनुवंशिकता यानी जो उसका पैतृक जीन है और उसका वातावरण है यानी जिस समाज में रहता है, इन दोनों का परिणाम होता है। अगला प्रश्न, खिलौने की आयु है, इसमें से किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? तो खिलौने की आयु कहा जाता है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था को। शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। किशोरावस्था होती है 13 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था। लेकिन जो बचपनावस्था होती है ये आधा शैशवावस्था और आधा पूर्व बाल्यावस्था को लेकर बनती है। जैसे 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है बचपनावस्था और यही होती है खिलौने की आयु। इस अवस्था में बच्चा खिलौने से खेलना पसंद करता है, जबकि बाल्यावस्था में वह स्वयं खिलौने बनाने का प्रयास करता है, वो क्रिएटिव कार्य करना चाहता है। अगला प्रश्न, विकास की गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? यानी इसमें से कौन सी अवस्था है जिसे विकास की गंदी अवस्था कहा जाता है यानी पुअर स्टेज कहा जाता है? पुअर स्टेज होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में यानी कि जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक का बच्चा होता है वो गंदा रहता है, यानी कि मिट्टी से खेलता रहता है, अपने आप को उसे ये पता नहीं होता है कि क्या कार्य करेगा तो उसका शरीर गंदा होगा, उसके कपड़े गंदे होंगे, उसके हाथ गंदे होंगे, वही गंदे हाथ लेकर अपने शरीर पे पोतता रहेगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये बच्चे कैसे मिट्टी से खेल रही है, अपने गाल पे शरीर पे सभी जगह मिट्टी लगाई हुई है। तो ये बाल्यावस्था की अवस्था होती है, गंदी अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। अगला प्रश्न, कार्ल जुंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जबकि अंतरामुखी ये व्यक्तित्व के प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, रुचि यानी इंटरेस्ट किस प्रकार की क्षमता होती है? यानी कि रुचि जो होती है या फिर इंटरेस्ट जो होता है वो जन्मजात होती है या फिर अर्जित होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती है? रुचि जो होती है वो व्यक्ति की अर्जित योग्यता होती है। जैसे बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बड़ा जैसे उसका समाज होता है, जैसे दोस्त उसका रहन सहन होता है, जैसे उसके दोस्त होते हैं, उनके अनुसार उसकी रुचि बदलती रहती है। कोई बच्चा अगर 12 वर्ष का है बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर किसी इंजीनियर से मिलेगा बोलेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, वकील से मिलेगा बोलेगा मैं वकील बनूंगा। उसकी रुचि जो है समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए रुचि एक अर्जित योग्यता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सी विशेषता है जिसमें यह दर्शाया गया कि वो अप्रेरित व्यवहार नहीं है यानी मोटिवेटेड व्यवहार नहीं है? किसी भी चीज़ का अर्जित करना अर्जित होगा यहाँ पे, बिल्कुल होता है। व्यक्ति मोटिवेट होकर कोई भी चीज़ अर्जित करने का प्रयास करता है और उसमें निर्दिष्ट रहता है और वो सतत लगातार प्रयास करता रहता है जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। लेकिन पृथक या फिर अलग रहना मोटिवेटेड व्यवहार नहीं होता है। अलग थलग रहना वो बालक कतई मोटिवेट नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, गेने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का उच्चतम स्तर है? रॉबर्ट एम गेने ने सोपानगी का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 8 सोपान बताए थे।
जैसे पहला था संकेत अधिगम स्तर, दूसरा था श्रृंखला अधिगम स्तर, तीसरा था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर। तो ऐसे ऐसे इन्होंने कुल 8 स्तर बताए थे, 8 चरण बताए थे। आखिरी में जो था, जो उच्चतम स्तर था उसका, वो था समस्या समाधान अधिगम स्तर। जब कोई भी समस्या उसके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो अपने सभी प्रकार के हथकंडे अपनाकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि इस अधिगम का उच्चतम स्तर। अगला प्रश्न, विशिष्ट योग्यता की प्रकृति कैसी होती है? मतलब बालक के अंदर 2 प्रकार की योग्यता होती है, किसी भी व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार की योग्यता होती है। एक होती है सामान्य योग्यता, एक होती है विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता में लगभग वो सब चीज़ें सभी के अंदर होती हैं। कोई भी कार्य हो उसको, ऐसा सामान्य कार्य जो सभी लोग कर लेते हो, वो सामान्य योग्यता होती है। लेकिन एक होती है विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता व्यक्ति की अपनी अलग विशेषता होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में अपनी महारत हासिल करता है, वह उसमें सबसे आगे होता है, वह अद्वितीय होता है। तो वह एक उसकी अर्जित योग्यता होती है। जैसे कोई कंप्यूटर में उसकी महारत हासिल है, कोई खेल में है उसकी महारत हासिल है। खेल में भी अलग अलग गेम के खिलाड़ी हैं, अलग अलग खेल में उनकी महारत हासिल है, वो उनकी अर्जित योग्यता होती है। जो विशिष्ट योग्यता है वो अर्जित योग्यता होती है। अगला प्रश्न, वृद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? मतलब यह कथन किसका है कि वृद्धि जो होती है वह ज्ञान अर्जन करने की क्षमता होती है? तो यह कथन है वुडरो का। अगला प्रश्न, निर्मितवाद अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? निर्मितवाद या फिर निर्माणवाद या फिर सृजनात्मकतावाद, मतलब ये जो चीज़ होती है, ये जो वाद है जिसमें बालक सक्रिय रहकर चीज़ें खुद करके सीखता है, इसमें जो है शिक्षक की क्या भूमिका होती है? क्या वो निर्देशक की भूमिका करेगा, या फिर नियंत्रण करेगा, या फिर अनुदेशन करेगा, या फिर सहजकर्ता की होगी? तो इसका उत्तर होगा, निर्मितवाद में जो शिक्षक की भूमिका होगी वो एक फैसिलिटेटर की होगी। फैसिलिटेटर यानी कि सहजकर्ता की। सहजकर्ता का कार्य है कि जब बालक कोई भी चीज़ सीख रहा है, कोई कार्य कर रहा है, अगर उसमें उसे कठिनाई हो रही है तो वो उस चीज़ को थोड़ा सरल तरीके में कर देगा, जिससे बालक उसे आसानी से कर लेगा। उसे शिक्षक उसमें कोई नियंत्रण नहीं करेगा, ना ही उसे कुछ अलग से अपना बताने का प्रयास करेगा, बस चीज़ों को सुगम कर देगा कि वह बालक उस चीज़ को आसानी से कर ले, या फिर सहज कर देगा उस चीज़ों को बालक आसानी से कर ले। अगला प्रश्न, इसमें मतलब स्थूल गामक चालन कौशल का उदाहरण है, और दूसरा सूक्ष्म गामक कौशल की आवश्यकता होती है। इस कथन में पहला कौन सा स्थूल है और दूसरा सूक्ष्म है? आइए देखते हैं। पकड़ना ये स्थूल गामक चालन है, लेकिन चढ़ना भी स्थूल है। कूदना जो है, भागना, दोनों स्थूल हैं। दौड़ना ये स्थूल है। चित्र बनाना ये सूक्ष्म कौशल है। चित्र बनाना या फिर कोई भी बारीक कार्य करना जिसमें काफ़ी शार्प माइंड लगता है, फिर दिमाग लगता है, उसमें शरीर के साथ साथ दिमाग का भी अधिक उपयोग होता है, वो होता है कि सूक्ष्म गामक कौशल। अगला प्रश्न और आज के सेशन का ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि के 2 कारक होते हैं, एक होता है जी कारक, एक होता है यस कारक, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर में स्पीयरमैन ने बताया था कि एक ऐसी योग्यताएं जो सभी के अंदर होती हैं वो होती हैं जनरल फैक्टर, ये सार्वभौमिक होती हैं। कोई भी व्यक्ति है उसके सभी के अंदर होती हैं, जैसे छोटा मोटा कार्य हो गया, कोई भी ऐसा कार्य जो सभी लोग कर लेते हैं वो जनरल होता है। लेकिन एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर में व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, वो केवल उस विशेष व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे हिटलर का नाम लेते ही उसके अंदर आ जाता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है माइंड में कि वो एक तानाशाह था। महात्मा गांधी का नाम लेंगे तो आ जाएगा कि एक सत्य और अहिंसा वाले व्यक्ति थे। तो ये उनका स्पेसिफिक फैक्टर था। तो द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। स्टर्न ने एक कारक सिद्धांत दिया था, थर्स्टर ने बहुकारक सिद्धांत दिया था, बीने ने भी एक कारक सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने पहले 2 कारक सिद्धांत दिया, बाद में 3 कारक सिद्धांत दिए थे। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।